तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज डे 26, 27, 28 तीनों चल रहा है, तो लंबा होगा थोड़ा वीडियो, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको लूसेंट कंप्लीट करना है तब लूसेंट कंप्लीट करिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। कम से कम हर एग्ज़ाम में 50-60% क्वेश्चन लूसेंट से आता ही है। जो भी कोई भी कुछ बोले उससे आपको नहीं समझ में आएगा। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, एक बार पढ़ के देखिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं लूसेंट, है ना। तो उसे उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। उषा मेहता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुई थी, खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उषा मेहता जो थी क्या, तो खुफिया रेडियो चला रही थी, है ना। और राम मनोहर लोहिया और B.M. खाक्कर, इन्होंने भी रेडियो प्रसारण में से संबंधित अपना योगदान दिया था। कौन कौन दिए थे रेडियो खुफिया रेडियो चलाने में, कौन कौन से थे, तो सबसे पहले उषा मेहता जो थी, उसके बाद राम मनोहर लोहिया और B.M. खाक्कर। कौन थे, B.M. खाक्कर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल से फरार हो गए और भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे दीपावली के दिन, जयप्रकाश नारायण। विशेषकर जो थे मुस्लिम लीग एवं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया। देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो थे गांधी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था उसका विरोध कर रहे थे कौन कौन, मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी। देखिएगा, इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, ठीक ना, उसके समानांतर बने, उसके बराबर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया का चीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाईबी चौहान की सरकार। ये जो थी इस आंदोलन के क्या बनी, समानांतर सरकार बनाया गया। सेम बलिया के चीतू पांडे ने बनाया था और मामलुक के जातीय सरकार ने बनाया था और सतारा की वाईबी चौहान की सरकार बनाया था, है ना। देखिएगा, भारत कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या हो गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया था, तो यही संवैधानिक था, गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, ठीक ना। संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया था सी राजगोपालाचारी ने, किसने, सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी आउट नामक पैम्पलेट निकाला था। किसने निकाला था, दी वे आउट नामक पैम्पलेट सी राजगोपालाचारी ने निकाला था। ध्यान में रखिएगा कि जो है सी राजगोपालाचारी ने कौन सा पैम्पलेट निकाला था, तो दी वे आउट नामक पैम्पलेट जो था 1944 में निकाला था सी राजगोपालाचारी ने। क्यों निकाला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में क्या, तो संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ध्यान में रखिएगा, आज़ाद हिंद विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज जो था इसका सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज, ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक जो श्रेय दिया गया था रास बिहारी बोस को दिया गया था। किसके मन में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना। और जो था इस सफलतापूर्वक किसने स्थापना कर रहा था इसका, तो रास बिहारी बोस। किसने, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम डिवीज़न का गठन था वो 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह क्या हो गया था, असफल रह गया था, है ना। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जो थे अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की जो स्वतंत्रता लड़ाई में कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अग्रणी क्रांतिकारी थे, मतलब आगे रहने वाले क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचे थे, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे थे, 1941 में जर्मनी पहुंचे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए। जर्मनी में वो जाके विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने क्या किया, तो द फ्री इंडियन सेंटर वहाँ पे गठन किया। द फ्री इंडियन सेंटर का गठन कहाँ पे किया था, द फ्री इंडिया सेंटर गठन किया था जर्मनी, जहाँ पे वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे, ठीक ना, और भाषण दिया करते थे। और क्या करते थे वहाँ पे, भाषण दिया करते थे, ठीक ना। देखिएगा, 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से, कहाँ से, उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए, वहाँ पे पकड़ा गए, ठीक ना। 1942 में बोस उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए और भारतीय युद्ध पकड़े गए, जितना भी पकड़े गए भारतीय युद्ध के बंदियों को क्या किया, भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित कर दिया। कहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में जो थे पकड़े गए थे भारतीय युद्ध बंदियों को
भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया। कितना? 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। तो ध्यान में रखिएगा कि बोस ने 1942 में उत्तरी अफ्रीका से जितना भी पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियाँ थे, बंदी, उनको भर्ती करके 10,000 सैनिक का दल बना दिया, ठीक ना। और इसी का नाम रखा गया द फ्री इंडियन लीजन, ठीक ना। इसका नाम क्या रखा गया? द फ्री इंडियन लीजन। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया? तो सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। किसका? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फ्री इंडियन लीजन नामक जो गठन था किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। द फ्री इंडिया सेंटर जो जर्मनी में किसने करवाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। तो इतने कार्य किए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। किसका? तो यही जो है अस्थायी सरकार का जो गठन किए थे सिंगापुर में, स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किए थे 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। इसी का जर्मनी और जापान ने क्या किया था? तो समर्थन किया था, है ना। अब आगे देखते हैं। अक्टूबर 1943 का ही बात है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ये जो इनका ब्रिगेड का नाम रखा गया, तीनों बड़े बड़े नेता के नाम पे। तो एक तो सुभाष ब्रिगेड हो ही गया, दूसरा गांधी ब्रिगेड और तीसरा नेहरू ब्रिगेड। एवं महिला का जो ब्रिगेड था, महिला ब्रिगेड, उसका नाम रखा गया था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या रखा गया था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को नेतृत्व जो था कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने कर रहे थे। कौन थे? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल कर रहे थे। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर था जानकी अथिनप्पन। कौन था? इस रेजिमेंट का एक और कमांडर हुआ करता था जानकी अथिनप्पन। कौन हुआ करता था? जानकी अथिनप्पन। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का ही चिन्ह था। तो आज़ाद हिंद, बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था ये कैसा दिखता था? तो कांग्रेस के तिरंगा झंडा के सेम टू सेम दिखता था। बस उस पर क्या होता था? तो उस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र होता था। क्या होता था? दहाड़ते हुए शेर का चित्र होता था। ध्यान रखिएगा। 8 नवंबर 1943, 8 नवंबर 1943 का बात है। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। किसने? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे हैं, वो जापान ने किसको सौंपा था? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। समझ रहा है ना? 8 नवंबर 1943 में। अब नेताजी ने इसका नाम रख दिया। किसका? तो वही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका नाम चेंज करके क्या रखा था? तो एक का नाम शहीद द्वीप, एक का नाम स्वराज द्वीप रखा था, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो हमको लगता है अंडमान का होगा शहीद द्वीप क्रमशः लिखा हुआ है, तो और निकोबार का द्वीप का होगा स्वराज द्वीप, है ना। यहाँ से क्वेश्चन उठाया था एक बार, हम देखे थे। अंडमान का शहीद द्वीप नाम था, निकोबार का क्या था? स्वराज द्वीप नाम था। ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। शहीद स्वराज, शहीद स्वराज, अंडमान निकोबार, शहीद स्वराज, शहीद स्वराज। चलिए, 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। कब मनाया? 1944 में। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। कब मनाया? 1944 में। ध्यान रखिएगा, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। शहीदी दिवस किसने मनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब मनाया था जी? 1944 में मनाया था। टोक्यो जाते हुए क्या हुआ था? टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक उनके हवाई जहाज़ में क्या हो गया? आग लग जाए, और आग लग जाने से उनका सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को मारे गए। क्या हो गया? उनकी जान चली गई। परंतु इस दुर्घटना से अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं मिल पाई है कि सही में ऐसा हुआ था, है ना। कोई कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे दाढ़ी बढ़ा के छुप गए थे कहीं, क्या क्या सब कहानी है। तो जो बुक में है वही हम लोग ध्यान में रखते हैं। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 का कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था 1897 में। ध्यान में रखिएगा, 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था 23 जनवरी 1897 में। और बताइए इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1945 को ये मारे गए थे, ठीक ना। हवाई द्वीप से, फॉर्मोसा द्वीप के बाद जो अचानक हवाई जहाज़ में क्या हो गया? उनका आग लग गया। 18 अगस्त 1945 को क्या हो गई? ये मारे गए। जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। 18 अगस्त 1945 को ये मारे गए थे। शहीदी दिवस किसने मनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब मनाया था? 1944 में मनाया था। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल जो थे, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां
पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किला पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के जो गिरफ्तार अधिकारी थे, कौन कौन गिरफ्तार अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के? तो पीके सहगल हो गए, कर्नल गुरुदयाल हो गए ढिल्लन, और मेजर शाहनवाज खां। कौन हो गए? मेजर शाहनवाज खां हो गए। राजद्रोह पर आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किला में क्या हुआ? नवंबर 1945 में इन पर मुकदमा चलाया गया, इन लोगों पे, और वायसराय इसकी सज़ा को माफ़ भी कर दिया। वायसराय इनकी सज़ा को क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से थे? आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खान। ठीक ना, चलिए। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्ति की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। एवं एन काटजू ने इसकी क्या की थी? तो पैरवी की थी आज़ाद हिंद फौज की अभियुक्ति की तरफ से। उसमें अरुणा आसफ हो गए, अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भूला भाई देसाई हो जाए जो नेतृत्व करता थे। भूला भाई देसाई क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई जो थे आज़ाद हिंद फौज का क्या कर रहे थे? नेतृत्व करता थे। और एन के काटज भी थे। कौन थे? एन के काटज भी पैरवी करने में ये थे, है ना। देखिएगा आगे, कराची में 20 फरवरी, कब? 20 फरवरी 1946। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। ठीक ना, कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को क्या हुआ? वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। ठीक ना। अब बम्बई, लाहौर और दिल्ली, कहाँ कहाँ? बम्बई, लाहौर, दिल्ली। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में क्या हुआ? में यह भी शीघ्र ही फैल गया था। इसमें लगभग 5200 सैनिक जो थे, कितने? 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक ना। और इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों के सैनिकों में क्या किया जाए? तो बराबरी का व्यवहार किया जाए, है ना, उसमें भेदभाव ना किया जाए। ध्यान में रखिएगा। ये जो कराची में 20 फरवरी 1946 को जो वायुसेना के कुछ सैनिक थे, कैसे सैनिक थे? वायुसेना की थल सेना, वायुसेना। तो वायुसेना के जो सैनिक थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में हड़ताल कर दिया। और वही देखा देखी क्या हुआ? बम्बई, लाहौर, दिल्ली, यहाँ भी शीघ्र इसका जो है क्या हो गया? फैल गया इसका आंदोलन। और इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग ले लिया। और इनकी प्रमुख मांग थी क्या थी? कि भारतीय और अंग्रेजों के सैनिकों के बीच में बराबर का व्यवहार रखा जाए, भेदभाव ना किया जाए, है ना। सही बात था, ये तो कोई मांग सही है, ये तो अपना हक है। शाही और नौसेना का विद्रोह, देखते हैं शाही नौसेना का विद्रोह। तो देखिएगा, देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी? 18 फरवरी को हुई थी, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने, कितना? 1100 नाविकों ने HMIS तलवार के जो थे 1100 सैनिक, कितना थे? 1100 सैनिक थे। 1100 सैनिकों ने नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। और 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी हड़ताल कर दिया। सेम टू सेम क्या हुआ कि जो थे 1100 नाविक जो थे नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद के हड़ताल कर दिया। वही देखा देखिए 19 फरवरी को कराची में जो था हिंदुस्तान नामक जहाज़ के नाविकों ने भी क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। कराची में जो था दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, दमनपूर्वक उसको दबाया गया था कराची में। ठीक ना, जिसमें 6 गो नाविक मारे गए थे, दमनपूर्वक दबाया गया। उसमें होड़ हाड़ में हुआ होगा, तो उसमें कितना नाविक मारे गए? तो 6 गो नाविक उसमें मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया, जय हिंद बोला गया, हिंद मुस्लिम एक हो का नारा लगाया गया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ऐसा का नारा लगाया गया, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सब नारे लगाए गए थे। इनके प्रदर्शन में 3 गो झंडा साथ में चलता था। देख रहे हैं कितना गट्स वाला फीलिंग है। कांग्रेस का तिरंगा झंडा साथ में चलता था, लीग का हरा, और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा एकदम साथ में चलता था। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की संज्ञा भी दी थी। सरदार पटेल और जिन्ना बोले थे कि आत्मसमर्पण की सलाह दी थी इन्हें। क्या बोले थे सरदार पटेल और जिन्ना? उन्हें बोले थे कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए। और यही कारण रहा, देखिए आगे, कि 24 फरवरी 1946 के विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए कि ब्रिटेन के सामने कर रहे हैं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। उधर से जो नौसेना का अध्यक्ष कौन होता था?
नौसेना विद्रोह के समय नौसेना का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो एडमिरल गोल्फरेड को। किसे? उसी का मतलब कि जो है अध्यक्ष बनाया गया था, जितने भी सैनिक थे उसके अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल गोल्फरेड जो था। ये नौसेना का विद्रोह का क्या हुआ था? उस समय नौसेना का अध्यक्ष हुआ करता था एडमिरल गोल्फरेड। क्या होता था? एडमिरल गोल्फरेड, जो भी अंग्रेज ही था, है ना। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि बताइएगा भारत की लाल क्रांति की संज्ञा कौन सी विद्रोह को दी जाती है? तो नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ध्यान में रखिएगा एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या होता है। कैबिनेट मिशन जो था ये 1946 में आया था, ठीक ना। और क्या हुआ था इसमें कि प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर तत्कालीन ज्वलंत जो समस्या था उस पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए क्या किया? कैबिनेट मिशन की भारत भेजने की घोषणा कर दी। किसने? प्रधानमंत्री एटली ने, है ना। और 15 मार्च 1946 ईस्वी को यह कैबिनेट मिशन वापस दिल्ली आ गया। हमने यहाँ पे आप दिल्ली आ गया, है ना। और जो था इस जो शिष्टमंडल था, जो ग्रुप था, इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 गो सदस्य थे। सबसे पहले स्टेफर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। पैथिक लॉरेंस जो था ये भारत का सचिव बनना था। एवं एबी अलेक्जेंडर जो था नौसेना मंत्री थे, है ना। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत के सचिव थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग कि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे और पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे। पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव थे। एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना का मंत्री हुआ करते थे। कैबिनेट मिशन जो था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन जो था वो पैथिक लॉरेंस ने के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 16 मई 1946 को। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, बताइएगा कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 16 मई 1946 को। 16 मई। देखिएगा दोस्तों कि हम लोग था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन जो था 16 मई 1946 को क्या हुआ था? अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन जो था योजना का मुख्य मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को क्या किया? तो कांग्रेस ने 25 जून 1946 को क्या किया? तो स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? तो स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने वाले मुस्लिम लीग कब ने स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। फिर उसके कुछ दिन के बाद कांग्रेस ने भी 25 जून 1946 को क्या कर लिया? कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, ठीक ना। कैबिनेट मिशन योजना का जो स्वीकार किए जाने के पश्चात क्या हुआ? संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त कर लिया, जीत लिया। कितना? 214 में से 205 स्थान। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त कर लिया। कितना? 78 में से 73 स्थान प्राप्त कर लिया मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस को क्या हुआ? 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो गया। कांग्रेस को जो था 4 गो सिख सदस्य थे, उनका भी समर्थन इसमें प्राप्त हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को क्या हुआ? सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया। कब? तो 16 अगस्त 1946 को। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कलकत्ता में मनाया गया था। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछेगा तो कहाँ पे मनाया गया था? कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग का क्या था? मुस्लिम लीग की सरकार थी उस समय। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार हुआ करती थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी जो थे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे, है ना। तो इस समय बंगाल में क्या हुआ था? सुहरावर्दी जो थे वहाँ के, उन्हीं के समय प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में पूरा भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, ठीक ना। तो मुख्यमंत्री वही था शहीद सुहरावर्दी, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो थे 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 में पहली भारतीयों को क्या कर देगी? सत्ता को सौंप देगी। पहले भारतीयों को सत्ता क्या करेगी? सौंप देगी। कब सौंपेगी? तो सौंपेगी 20 फरवरी 1947 को, जून 1948 में पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? 3 जून 1947 को, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा 14 जून 1947 को क्या हुआ? कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया, है ना। इस प्रस्ताव को समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जो बंटवारे के विरोध करते आ रहे थे। बताइए, आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी तो नहीं है, है ना।
ये किसने कहा था? आज़ाद ने कहा था। और देखिए गांधी, नेहरू और पटेल जो थे, इनके समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया तथा वे क्या रहे? तटस्थ रहे थे। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति ने देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास भी नहीं हो सका। फिर भी 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ क्या हुआ? वोट दिया और वे तटस्थ रहे थे। ठीक ना। देखिएगा प्रस्ताव का जो विरोध, चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहमान, ये आदि थे। कौन कौन थे? प्रस्ताव का विरोध करने वाले कौन कौन थे? तो सिंध वालों में जो सिंध के थे कांग्रेस नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, मौलाना हफीजुर्रहमान हो गए। ठीक ना। तो ये सब क्या थे? विरोध करने वाले थे। ठीक ना। मुस्लिम लीग की जो काउंसिल की बैठक हुई थी माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए कब बुलाई गई? तो 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना का स्वीकार किया। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को क्या किया? स्वीकार किया। लीग भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया था। ठीक ना। माउंटबेटन योजना जो था, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना को विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी और इसके स्वीकार किया गया भारी बहुमत से। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य से ही बोले थे कि हम लोग इसको नहीं मानते, इसका विरोध करते, लेकिन सारे के सारे 390 सदस्य इसको एक्सेप्ट कर लिए थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दी गई है। 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो इस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया? 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया था। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुत्ता सौंप दी जाएगी और 14 अगस्त में पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो जाएगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। कौन थे? जॉर्ज सस्टम थे। यह भारत का जो अंतिम सम्राट हुआ करता और कॉमनवेल्थ नेशनल का ये प्रथम प्रधान हेड था। ठीक ना। यह भारत का अंतिम सम्राट हुआ, जाहिर सी बात इसके बाद तो आज़ाद हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। यहाँ पे 2 अक्टूबर दे के फंसा देगा, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्यीय अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था कि 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य से अंतरिम सरकार में क्या हुई? शामिल हुई। क्या हुई? शामिल हुई। 5 सदस्य मुस्लिम लीग। आगे देखिएगा 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को क्या हुआ? जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग, इन्होंने पाकिस्तान दिवस के रूप में क्या किया? मनाया। पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने कब मनाया? तो पाकिस्तान दिवस के रूप में 27 मार्च 1947 को मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो JB कृपलानी हुआ करते थे। ठीक है ना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, लेबर पार्टी से, हम लोग पीछे भी देखे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष को हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने कर दिया था? बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। किसने कर दिया था? बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था, है ना। भगत सिंह के क्या किए थे? भगत सिंह के विरुद्ध में वे मुखबिरी कर दिए थे, मतलब है ना, गवाही दे दिए थे। इसी के कारण फणींद्र घोष को क्या कर दिया गया? इनकी हत्या कर दिया गया, है ना। बैकुंठ शुक्ल किसने कर दिया? बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया, है ना, फणींद्र घोष की हत्या। तो पूछेगा कि बताइए भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी किसने किया था? फणींद्र घोष ने किया था। उनकी हत्या किसने कर दिया? बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया। ठीक ना। दोनों को याद रखना है कि भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी कर रहे थे फणींद्र घोष, है ना। फणींद्र घोष क्या कर रहे थे? भगत सिंह के विरुद्ध में मुखबिरी कर दिए थे और इन्हीं की हत्या कर दिया कौन? बैकुंठ शुक्ल। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित था हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। अब आगे देखते हैं महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय।
तो जन्म हुआ यहाँ से तो हम रहने देते हैं दोस्तों। यहाँ से एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक ना। लंबा हो जाएगा वीडियो, छोटा छोटा ही वीडियो सही रहता है, ठीक ना। तो आप मिलिए हमसे नेक्स्ट पार्ट। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से महात्मा गांधी से शुरुआत किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।